हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ सत्रों से हम चर्चा कर रहे हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह की, और इसी में आज हम चर्चा करेंगे इस विद्रोह की असफलता के बारे में। ऐसा विद्रोह जो विदेशी शासन के खिलाफ सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे जनसाधारण का विद्रोह बन गया। बावजूद इसके हम लोग सफल क्यों नहीं हो पाए, क्या कारण रहे? कुछ मुख्य कारणों पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये सैनिक विद्रोह था, जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं। इसकी रूपरेखा पहले से ही बनाई जा चुकी थी। नाना साहिब और दूसरे बागी नेता थे जो देश के, इन सब ने इकट्ठे होकर 31 मई 1857 का दिन डिसाइड किया था कि भाई इस दिन पे हम एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करेंगे। अगर ऐसा हुआ होता, इस डेट को ही शुरू हुआ होता, तो शायद हम 1857 में ही स्वतंत्र देश बन गए होते। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। और जैसा आप जानते ही हैं कि कलकत्ता की जो बैरकपुर छावनी थी, वहाँ ये विद्रोह 29 मार्च को ही शुरू हो गया, जो कि 10 मई को पूरे वेग के साथ हर एक सैनिक छावनी में फैल गया, यानी कि 10 मई 1857 को। चूँकि ये पहले शुरू हो गया, तो भारतीय अपनी तैयारियां नहीं पूरी कर पाए थे। और दूसरी स्थिति ये थी कि जो बागी नेता थे, अब उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें। ऐसी स्थिति में अंग्रेज लोग, उनके लिए बड़ा आसान हो गया कि वो भारतीयों को हरा दें। एक और बात भी हुई कि जो ये सैनिक विद्रोह था, जो बाद में आम लोगों की आवाज़ भी बना, ये कुछ हिस्सों तक भारत में सीमित रहा, यानी कहें कि पूरे भारत में नहीं फैला। खासकर उत्तर भारत और मध्य भारत में यहीं तक सीमित रहा, और कुछ राज्यों ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया, जैसे राजस्थान, पंजाब, बिहार। अगर ये विद्रोह सारे देश में फैला होता, तब भी आसानी से अंग्रेजी शासन का तख्ता भारतीयों ने पलट देना था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। और एक सबसे बड़ी कमी और थी, वो थी उद्देश्य की कमी। उद्देश्य कौन सा? संयुक्त उद्देश्य। मतलब कि जो इस विद्रोह में भाग ले रहे थे, चाहे वो शासक थे, सैनिक थे या कुछ और नेता थे, वो अपने हितों के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे। जैसे मुसलमान जो थे, वो दोबारा से मुग़ल साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। नाना साहिब पेशवा की पदवी के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी झांसी को स्वतंत्र करवाना चाहती थी। इस वजह से वो विद्रोह जब शुरू भी हो गया, तो सबको एक झंडे के नीचे नहीं इकट्ठा कर सके। और ऐसे में अंग्रेज़ों ने बाजी पलट दी। एक और कारण था, जो विद्रोही सैनिक थे, उनके पास साधन नहीं थे, जैसे अच्छे शस्त्र। भारतीय सैनिकों के पास बस तलवारें थी, और जबकि अंग्रेज़ों के पास कमी कोई नहीं थी, किसी ना शस्त्रों की कमी थी, और दूसरी तरफ संचार माध्यम भी अंग्रेज़ों के पास था। आसानी से वो सेना अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते थे। टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं थी। भारतीयों के पास ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बात, आवश्यकता पड़ने पे अंग्रेज इंग्लैंड से भी सहायता प्राप्त कर रहे थे, आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। तो ऐसे में भारतीय सैनिक ज़्यादा देर तक अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक सके। और आपने ये देखा होगा कि बिना अनुशासन के कोई भी कार्य संभव नहीं होता, चाहे विद्यालय में, चाहे जीवन में। अब हमारे उस समय के भारतीय सैनिकों में अनुशासन की बहुत
ज़्यादा कमी थी। वो इस तरह कि जब भी वो कहीं विजय प्राप्त कर लेते तो लूट मार करने लग जाते थे। तो जनसाधारण जो पहले इनके साथ था वो धीरे धीरे इनसे दूर होने लगा। लोगों का सहयोग इनको मिलना बंद हो गया, और जब सहयोग नहीं मिला तो अल्टीमेटली इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके पश्चात बहुत से भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया विद्रोह को दबाने में। और अगर इन राजाओं ने, इन शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया होता तो भी शायद अंग्रेजों को भारत से बाहर उस समय निकाल दिया गया होता। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हैदराबाद, ग्वालियर, नाभा, जींद, इंदौर, भोपाल, जोधपुर, कश्मीर, राजपूताना और नेपाल आदि के शासक, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, विद्रोही सैनिकों का या फिर कहीं भारतीयों का साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ सैनिक विद्रोह था शुरुआत में। अब आप जानते हैं कि सेना को लड़ने के लिए उनका एक हेड होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए, सेनापति होना चाहिए, और उसी नेतृत्व के अंदर सेना लड़ती है। अब भारतीयों के पास अच्छे जो जर्नैल थे वो नहीं थे। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के पास बहुत अच्छे सैनिक थे और अनुभवी सैनिक प्रमुख थे जिनको जर्नैल कहा जा गया, जैसे नील, निकलसन, हैवलॉक। तो विद्रोह के कुछ समय बाद इन्होंने बड़ी आसानी से भारतीयों को या फिर कहीं कि विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि बहुत से बहादुर भारतीय थे, जैसे बहादुर शाह जफर हैं, नाना साहिब हैं, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, लेकिन इन सब की सेनाएं एक झंडे के नीचे ना आ सकी, और जिसका नतीजा विद्रोह में असफलता। इसके साथ अंग्रेज़ों ने ये जो विद्रोह शुरू हुआ तो बहुत से कदम इसको कुचलने के लिए उठाए, बहुत से कानून बनाए, जिसमें सबसे बड़ा कानून था, ये बनाया था उन्होंने मई जून में 1857 में, मार्शल लॉ लागू कर दिया उत्तर भारत में। इसमें क्या था, अब अंग्रेज अफसरों को अधिकार मिल गया कि वे भारतीयों पर मुकदमा चला सकते हैं और सज़ा दे सकते हैं। और इस कानून की आड़ में अंग्रेज अफसरों ने सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी बड़े अमानवीय अत्याचार किए। बहुतों को फांसी पर चढ़ा दिया, तोप के मुंह के आगे बांध कर उड़ा दिया। जेल में बंद तो बड़ी आसान सी सज़ा थी, और जेल में बंद करके भी घोर यातनाएं दी गई। और जिन जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था उनकी जगीरें जब्त कर ली। और अंग्रेज सैनिक थे, उन्होंने भारतीय स्त्रियों को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, जिसका वर्णन शायद शब्दों में करना भी बहुत कठिन है। यानी कि अंग्रेज़ों ने अपनी जो सैनिक शक्ति थी उसका बहुत भयानक तरीके से प्रयोग किया, और उन अत्याचारों को सुन के आज भी लोगों की आत्मा कांप उठती है। और उस समय भी ऐसा था। तो फिर धीरे धीरे लोग इस विद्रोह से दूर होने लगे, और अंग्रेज़ों की कूटनीति क्या थी? 1857 का विद्रोह जब उसमें भारतीय असफल रहे तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो राज करो। और वो फूट डाली हिंदू और मुसलमानों में। जैसे हिंदुओं को उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान जो हैं भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उधर मुसलमानों को कहा गया कि भाई हिंदू अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, आप तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। और इस तरह की कूटनीति की वजह से, दोगली बातों की वजह से ही इन्होंने पंजाबी और गोरखा ऐसे वीर लोगों को ही सपोर्ट, सहयोग प्राप्त कर लिया। नतीजा अंग्रेज 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था
उसको कुचलने में सफल रहे और भारतीय असफल हो गए। तो इन सब कारणों को देखते हुए ही एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर ताराचंद, उन्होंने कहा कि विद्रोह की असफलता लगभग पहले से ही निश्चित थी। अब बात करते हैं कि ये जो विद्रोह था इसे क्या नाम दिया जाए, विद्रोह था, क्या था ये। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि बहुत से साहित्यिक स्रोत हैं वो अंग्रेज़ों ने ही लिखे हैं, और जब भारतीय इतिहासकारों ने इस तरफ शोध करने शुरू किए तो उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इन दोनों ही पक्षों पर हम बात करते हैं। पहला जो विचार है उसमें सिर्फ इसे सैनिक विद्रोह कहा गया, और ऐसा कहने वाले लगभग अंग्रेज इतिहासकार ही हैं, जैसे सन जॉन लॉरेंस, मार्शमैन, सीले। इन सब इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया है, और अपने पक्ष में वो बहुत सी बातें भी कहते हैं कि भाई ये सैनिक विद्रोह था, इसलिए सैनिक विद्रोह था। जैसे विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सैनिकों से हुई, और उसका कारण ये था कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार करते थे, और इसको सुन के जो भारतीय सैनिक थे उनका हृदय छलनी हो जाता था, और कुछ चर्बी वाले कारतूस और कुछ ऐसे कानून पारित किए गए जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब चर्बी वाले कारतूसों को भी अंग्रेज इतिहासकार मानते हैं अगर ये नहीं होते तो विद्रोह ही नहीं होता। फिर और इन्होंने कहा कि ये जो विद्रोह है ये पूरे देश में नहीं फैला। हाँ, बाद में कुछ जो असंतुष्ट देशी शासक थे वो इनके साथ, इन सैनिकों के साथ मिल गए। इसके अलावा कोई विद्रोह में नहीं आया, तो इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। और जनसाधारण और किसानों ने बहुत कम भाग लिया, गाँव में शांति थी। मतलब विद्रोह बस कुछ जगह पे फैला था, बाकी जगह शांति थी। इसलिए इस विद्रोह को कुछ अंग्रेज सैनिकों ने ही कुचल दिया, कि अगर पूरे देश में होता तो अंग्रेज काबू नहीं कर पाते। अब इतिहासकार इन सब बातों से भी सहमत नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर ये विद्रोह सैनिक विद्रोह कहा जाएगा तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा उन सब के प्रति जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और अपनी जान कुर्बान की स्वतंत्रता के लिए। अगर ये केवल सैनिक विद्रोह होता तो पूरे भारत के सैनिक इसमें भाग लेते, लेकिन भाग जनसाधारण ने लिया। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सैनिक विद्रोह ही था तो फिर अंग्रेज़ों ने जो सज़ा देनी थी वो सैनिकों को देनी थी, लेकिन इन्होंने तो सब जगह ही आम लोग थे, जो जनसाधारण थे, उनको सजाएं दी, और बड़ी अमानवीय सजाएं दी। तो किस लिए? क्योंकि इसे सिर्फ विद्रोह कहना गलत है, और अगर सिर्फ सैनिक विद्रोह होता तो आसानी से कुचल सकते थे अंग्रेज, लेकिन इस विद्रोह को ख़त्म करते करते अंग्रेज़ों को लगभग 2 वर्ष का समय लगा। अब दूसरे विचार की तरफ बात करते हैं, जिसमें इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक और इतिहासकार अशोक मेहता, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ग्रेट रिबेलियन, और उसमें उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है, और इसका समर्थन बहुत से इतिहासकारों ने किया है। और इसके पक्ष के अंदर वो कुछ इन बातों को तर्क प्रस्तुत करते हैं। चलिए कुछ एक इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर जनसाधारण ने भाग नहीं लिया होता
तो विद्रोह इतनी तेजी से पूरे देश में न फैलता। ये जो विद्रोह था, जो 100 वर्षों के अंदर ब्रिटिश शासन से भारतीयों के अंदर अशांति और असंतोष उत्पन्न हुआ, उसका रिजल्ट था। और इसके कारण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत से कारण थे। अगर ये चर्बी वाले कारतूस की घटना नहीं भी हुई होती तो भी ये विद्रोह होकर ही रहना था, क्योंकि इसकी योजना तो पहले ही तैयार हो गई थी और इसके लिए 31 मई का दिन डिसाइड हो गया था, क्योंकि नाना साहिब जैसे नेताओं ने, बहुत नेताओं ने मिलकर तय की थी। मतलब विद्रोह की योजना तो ऑलरेडी तैयार थी। अगर ये बैरकपुर के अंदर मार्च में घटना नहीं हुई होती चर्बी के कारतूस वाली, तो भी विद्रोह होना ही था। एक बात और, हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही कंधे से कंधा मिला के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। और ये जो एकता थी, ये स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का प्रतीक थी। और ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं था, इसमें बहुत बड़ी संख्या में पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, इन्होंने भी भाग लिया। तो निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता संग्राम था। अब कुछ इतिहासकार पक्ष में भी तर्क दे देते हैं कि भाई ये विद्रोह कुछ हिस्सों तक ही सीमित था, दक्षिण भारत ने भाग इसमें नहीं लिया, तो इसे स्वतंत्रता आंदोलन नहीं कहा जा सकता। स्वार्थी हितों के लिए नेता लड़ रहे थे, एकता का अभाव था। बावजूद इसके ये तो कहा जा सकता है 100% सही तरीके पर कि ये जो विद्रोह है, इसमें स्वतंत्रता की भावना थी और ये पहला प्रयास था, संयुक्त प्रयास था, जिसमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया गया था। दुर्भाग्यवश असफल रहा और इसके बाद भी फिर भारतीयों ने सफल कोशिश की और 15 अगस्त 1947 को हम विदेशी शासन से मुक्त भी हुए। चलिए, आज के खंड में इतना ही। हैव ए गुड डे।